को ये जो हमारा लिफ्टिंग का और इरेक्शन के लिए हमारा ये सेकंड सेशन है। इस सेशन में हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। क्योंकि लिफ्टिंग इतना बड़ा टॉपिक्स है, उसको दो सेशन में भी करना पॉसिबल नहीं है, बट हमने कोशिश किया है। लास्ट टाइम का जो सेक्शन जो बच गया था उसको इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। लास्ट लास्ट टाइम हम लोगों ने रिगिंग के बारे में देखा था कि रिगिंग कैसे करना है, सीलिंग कैसे इंस्पेक्शन करना है, वायर कैसे इंस्पेक्शन करना है, उसका क्या क्राइटेरिया है इंस्पेक्शन का, किस भी आप रिजेक्ट कर सकते हैं, किस हिसाब से हम लोग उसका सेफ वर्किंग लोड फाइंड कर सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं इरेक्शन। अब इरेक्शन के लिए हमारा सबसे पहला ही काम है कि हम लोग यूज करते हैं क्रेन। अगर मान लीजिए हमको कोई एलिमेंट उठा के रखना है, एलिमेंट मतलब आई गटर, तो आई गटर हमको एक ऐसे स्पेस पे रखना है जहाँ का वो नदी वाला एरिया है। जो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जब हमारे साइड का स्पेसिफिक है, नदी वाला एरिया है, वहां पे हमारी गेंट्री क्रेन नहीं लगी है, हमें उसे क्रॉलर क्रेन से उठा के रखना है। तो इस हिसाब से जैसे हम लोगों ने लास्ट ट्रेनिंग शेड्यूल में डिस्कस किया था कि कोई भी लोड जो मोर देन 10 टन, 10 टन से ज्यादा का होगा तो हमें उसको हम लोग उसको हेवी लिफ्ट में कंसीडर करेंगे। तो अभी हमारा 80 टन का जो आईगडर है उसको हम लोग लिफ्टिंग का प्लान कर रहे हैं, सपोज करिए नदी वाले एरिया में। तो एज ए सीनियर इंजीनियर, एज ए इंजीनियर, आपको ये टास्क दिया गया है मैनेजमेंट की तरफ से कि आप इसको उसको गडर उठा के आपको इरेक्ट करना है। जब ये चीज आपको टास्क मिल गया तो आपका आपके तरफ से क्या एक्शन होगा? तो पहला एक्शन होगा आपके तरफ से, एरिया का आप सर्वे करेंगे। जहां भी इरेक्शन करना है, जहां भी एलिमेंट उठा के आपको रखना है, तो सबसे पहला आपका एक्शन है उस एग्जैक्ट लोकेशन का सर्वे करेंगे। सर्वे में क्या क्या चीजें आप देखेंगे? सर्वे में सिलेक्शन, वहां पे जो भी एरिया होगा, सर्वे का पार्ट अभी हम लोग नेक्स्ट आगे डिसाइड करेंगे। सिलेक्शन ऑफ क्रेन, क्रेन का सिलेक्शन आप कैसे करेंगे कि हमको कितने टन का क्रेन चाहिए, और क्रॉलर क्रेन चाहिए, कैंट्री चाहिए, क्या चाहिए। फिर सिलेक्शन ऑफ लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स। नेक्स्ट उसके बाद से आप, ये हमारा प्रिपरेशन ऑफ लिफ्टिंग एंड रिगिंग प्लान, ये हमारा प्री प्लान में आ जाता है। जब आपको टास्क दिया गया है तो सबसे पहले आप जाएंगे, एरिया का सर्वे करेंगे, क्रेन का सिलेक्शन करेंगे, लिफ्टिंग टूल्स टैकल का सिलेक्शन करेंगे, और देन तब आप ऑफिस में बैठ के उसका लिफ्टिंग प्लान बनाएंगे, लिफ्टिंग और रिगिंग प्लान बनाएंगे। जब ये चीज आप काम कर लेंगे, 1 to 4 आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तब आपके साइड पे क्रेन पहुंच गया। जब क्रेन पहुंच गया तो आपको फिजिकल चेक करना है, उसका कॉरस्पॉन्डेंस SWL देखना है, एरिया को बैरिकेड करना है, और चेक करना है कि जो भी हमारा क्रेन का बूम स्विंग एरिया है वो हमारा क्लियरेंस है कि नहीं है। उसके बाद आप फाइनल सिग्नल देंगे कि हाँ हमारा माल लोड हो या लिफ्ट हो या इरेक्ट हो। देन उसके अलावा कुछ हम लोग जनरल पॉइंट पे भी डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ क्रेन क्या होता है, क्रेन का लोड चार्ट हम लोग कैसे देखते हैं, सिग्नल सिस्टम कैसे है, और इसके जो अगेंस्ट में जो भी लिफ्टिंग टूल्स टैकल्स है उसके अगेंस्ट में जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो क्या बोलता है। तो ये 3 पार्ट में हमारा जो है आज का टॉपिक हमने शेड्यूल किया है। पहला प्री प्लान है। तो प्री प्लान में जब आपको टास्क मिल गया है तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, एरिया सर्वे करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा क्रेन के बारे में जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्रेन। जनरली हम लोग देखते हैं कि आपको 6 या 7 टाइप के क्रेन मिल जाएंगे साइड पे। अगर ऐसा टाइप्स बोलिएगा तो टाइप्स कोई स्पेसिफिक नहीं है। हम लोग जो साइट मार्केट में अवेलेबल है उसके हिसाब से टाइप्स डिवाइड किया है। एक टायर माउंटेड मोबाइल क्रेन, टायर माउंटेड मोबाइल क्रेन ये वाली होती है जो हम लोग यूज करते हैं, टायर माउंटेड मोबाइल क्रेन। दूसरा होता है क्रॉलर क्रेन, ये जो हमारा क्रॉलर वाला है इसमें नीचे चेन लगा रहता है, ये हमारा क्रॉलर क्रेन है। तीसरा है ईओटी क्रेन। ईओटी क्रेन हमारा इस टाइप का होता है, ऑलमोस्ट ये गेंट्री की तरह होता है, बस इसमें क्या होता है, इसका केवल ट्रॉली मूव करता है, ये जो इसका पूरा मास्ट नहीं उसमें होता है। ईओटी क्रेन में बस उसके ऊपर बीम लगे होते हैं, रेल ट्रैक होता है, उसके ऊपर ट्रॉली मूव करती है। और गेंट्रीज में क्या होता है, इसके साथ साथ इसके पैर लगे होते हैं, पैर के नीचे व्हील होता है, और व्हील जो है रेल ट्रैक पे चलते रहती है। उसके अलावा होता है टावर क्रेन, जो हमारे ये बिल्डिंग वाले प्रोजेक्ट में, जो कमर्शियल प्रोजेक्ट होते हैं उसमें बहुत सारे ये टावर क्रेन यूज होते हैं। छठा है पिक एंड कैरी क्रेन। पिक एंड कैरी, हाइड्रा भी हमारा और फराना भी एक क्रेन है। तो ये जनरली आपको 6 टाइप के क्रेन किसी के भी साइड पे देखने को मिलेंगे, लिफ्टिंग, इरेक्शन, शिफ्टिंग, लोडिंग, अनलोडिंग कार्यों के लिए। ठीक है। अभी जब आपको टास्क असाइन हो गया एज ए सीनियर इंजीनियर, एज ए इरेक्शन इंचार्ज, आपको टास्क मिल गया कि हमको ये आई गर्डर इरेक्शन करना है।
तो पहला जब आप वहां पे एरिया सर्वे करने जाएंगे तो क्या क्या चीजें चेक करेंगे? एक्सेस रूट ऑफ क्रेन, जहां पे आपको इरेक्शन करना है क्या वहां पे क्रेन पहुंच सकती है, कौन सी क्रेन पहुंचेगी, क्रेन का विड्थ कितना होता है, उसको चलने के लिए कितना डायमेंशन चाहिए, वहां पे स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। दूसरा, क्रेन का पोजीशन, जहां पे आपको इरेक्शन करना है तो क्रेन आप कहाँ लगाएंगे, तो जैसे हमारे यहाँ पे जो भी स्पैन है, एक स्पैन में लगभग 8 आई गटर है। तो अगर आठों आई गटर का पोजीशन आपको चेक करना पड़ेगा कि हमारा पहला जब आई गटर लगेगा तो हमारी एक क्रेन इस साइड रहेगी, दूसरी क्रेन किस पोजीशन पे रहेगी, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा होगा तो कहाँ क्रेन का लोकेशन रहेगा, छठे सातवां आठवां का होगा तो कहाँ पे रहेगा। ये चीज आपको फिजिकली वहां पे सर्वे करके देखना है। चौथा है मैक्सिमम लोड टू बी लिफ्टेड इन टन। मैक्सिमम लोड जो हमारा है वहां पे हम लोग का कितना, हमारा आई गडर का कितना मैक्सिमम वेट है और कितना हम लोग उसके अलावा और भी एड ऑन होगा। जैसे आई गडर हमारा 80 टन का है, लेकिन नहीं, क्रेन पे जब हम लोग लिफ्ट करेंगे तो उसका 4 या 5 टन आपको ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो भी लिफ्टिंग टूल्स और टैकल्स है उसके भी लोड ऐड हो जाते हैं। जैसे आप लिफ्टर बीम यूज कर रहे हैं, लिफ्टर बीम 1 टन 2 टन का होता है, उसका लोड जो है एड ऑन हो जाएगा। तो ये आपको मैक्सिमम लिफ्टिंग कितना करना है वो चीज का आपको ध्यान में रखते हुए एरिया का सर्वे करना है। दूसरा है लिफ्टिंग एसेसरीज एंड अटैचमेंट। आप जब वहां पे एरिया सर्वे कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आई गटर है और क्रेन है, तो क्रेन तो डायरेक्टली आई गटर को पकड़ेगी नहीं, उसको पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ आप एसेसरीज यूज करेंगे। जैसे कि आपको वहां पे डी साइकिल लगाने का जगह है तो ऊपर वायर सीलिंग लगाएंगे, फिर नीचे डी साइकिल से अटैच करेंगे, वायर सीलिंग के आई में आपको हुक में डाल देंगे। तो ये चीज आपको उसी समय वहां पे देखना पड़ेगा जब एरिया सर्वे कर रहे हैं कि हमारा एसेसरीज क्या क्या यूज होगा। सपोज करिए आपको वहां पे लोकेशन ऐसा है कि जहां पे आप लिफ्टिंग बीम यूज नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लिफ्टिंग बीम जब हम लोग यूज नहीं करेंगे तो हम लोग स्लिंग का ऑर्डर करेंगे, वेब स्लिंग, जो उसको बास्केट हीच की तरह उठा के ले जाएगा और फिर गडर का इरेक्शन होगा। तो ये चीज आपको एरिया सर्वे में ही कंसीडर करना है कि हमारा एसेसरीज क्या रहेगा लिफ्टिंग के लिए। छठा पॉइंट है एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग रेडियस। रेडियस जब हम लोग लिफ्टिंग प्लान करेंगे, जब प्लान बनाएंगे तो उस समय हमको रेडियस का, हाइट का, बूम लेंथ का पता होना बहुत जरूरी है। तो ये पता हम कब करेंगे, जब हम सर्वे एरिया का कर रहे हैं उस समय हम लोग मेजरमेंट टेप से उसका एरिया का सर्वे करेंगे, उसी समय मेजरमेंट ले लेंगे कि हमारा लिफ्टिंग पॉइंट क्या है, क्रेन कहाँ पोजीशन होगी, मैक्सिमम रेडियस कितना आएगा। देन लिफ्टिंग हाइट कितना होगा, जब हमारा जैसे अभी 12 मीटर का पियर है या 15 मीटर का पियर है या 18 मीटर का पियर है, तो उसके हिसाब से आपको हाइट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाइट किस लिए जरूरी है, क्योंकि आपको उस समय हाइट के हिसाब से एरिया का बूम क्लियरेंस देखना पड़ेगा। 18 मीटर का लगभग हमारा पियर है, पियर के जस्ट 5 मीटर ऊपर एक हाई टेंशन का केबल जा रहा है। तो ये चीज आपको कंसीडर करना पड़ेगा उसी समय ड्यूरिंग द एरिया सर्वे कि वहां पे कोई हाई टेंशन का अवायद तो पास नहीं कर रहा है या फिर कोई ऐसा हिंड्रेंस तो नहीं है, कोई पेड़ पौधा तो नहीं है। ये चीजें आपको एरिया जब सर्वे कर रहे हैं तब ये चीज को कंसीडर करना पड़ेगा। सातवां पॉइंट, वर्जन्स ऑफ ओवरहेड केबल। ये चीज भी आपको जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। नौवा पॉइंट है ग्राउंड कंडीशन। अगर हमारा जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि नदी के एरिया में काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको ग्राउंड कैसा मिल रहा है, वहां पे बैकफिल वाला एरिया है तो क्या आपका बैकफिल वाले एरिया में क्रेन, तो मडी एरिया है तो वहां क्रेन ले जाते हैं समय ही फंस गया। तो एरिया का आप जब सर्वे कर रहे हैं तो ग्राउंड कंडीशन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वहां पे आपको चेक कर लेना है कि अंडरग्राउंड यूटिलिटी क्या है, आपका सॉइल का कंडीशन क्या है, कोई बगल में चेम्बर वगैरह तो नहीं है, कोई सीवर का लाइन तो नहीं जा रहा है। अगर इन सब चीजों में से कुछ आपको फाइंडिंग होता है तो उसके हिसाब से आपको एरिया डेवलपमेंट करना पड़ेगा। लाइक आपका वहां पे मडी सॉइल है तो जीएसपी डाल के रोलर चला के उसको रोलिंग करना है, एरिया कॉम्पैक्शन करना है। ये सब चीजें आपको सर्वे के टाइम में ही कंसीडर करना है। हमारा लास्ट पॉइंट है क्रेन कॉन्फ़िगरेशन एंड अरेंजमेंट फॉर इरेक्शन एंड डिसमेंटल। जो भी बड़ी बड़ी क्रेनें होती है उसका काउंटर वेट कहीं अलग रहता है, क्रेन अलग रहती है, काउंटर वेट ट्रेलर में रख के उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये चीज भी हमको कंसीडर करना पड़ता है कि जब हमारा यहाँ पे क्रेन लगाएंगे तो उसका काउंटर वेट का ट्रेलर कहाँ लगेगा, या फिर हम आई गटर लेके आ रहे हैं तो उसका एक्सल कहाँ पार्क होगा, कहाँ से हम इसको चीजों को उठा के और यहाँ उसको पे पियर। मैं देखा हूँ। ठीक है, तो ये जो 10 पॉइंट है वो एरिया सर्वे जब करने जाते हैं हम तो ये सब चीजों का हमको वहां पे पूरा कंसीडर करके ही उसका पूरा प्लान करना होता है
कि नेक्स्ट जब हम लोग पेपर पे प्लान बनाएंगे तो वो सब चीजें उसमें शो करना रहेगा कि ग्राउंड कंडीशन का क्या लेवल है, हिंड्रेंस का क्या है, एक्सेस कहाँ होगा, पार्किंग कहाँ होगा, किस पोजीशन में क्रेन लगेगी, कहाँ पे ट्रेलर लगेगा, कहाँ पे एक्सेस लगेगा। ये एज सब जो भी है वो हमारा एरिया सर्वे का पार्ट है। क्लियर? नेक्स्ट बढ़े हम लोग। जब हमने सिलेक्शन कर लिया है, एरिया का सर्वे कर लिया है, तो अब हमको एरिया सर्वे करने के बाद से क्रेन का सिलेक्शन करना है। क्रेन का सिलेक्शन क्यों करना है? मान लीजिए कि अगर आपका स्पेस ऐसा है कि वहां पे क्रेन बार बार असेंबल और डिसमेंटल नहीं हो सकती। जैसे आपका 400 150 टन 200 टन का क्रेन लगाए हैं, तो उसके पीछे जाहिर सी बात है आप काउंटर वेट लगाएंगे 25 टन 30 टन 40 टन। तो ये जब आपको बार बार क्रेन शिफ्ट करना पड़ेगा, तो क्रेन शिफ्ट करने के लिए आपको हर बार काउंटर वेट को डिसमेंटल करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में आपको क्रेन का डिसाइड करना है कि हम क्या, हमारे लिए उस जगह के लिए क्रॉलर क्रेन सुटेबल है या टायर माउंटेड सुटेबल है। तो उसके हिसाब से आपको वहां पे डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा क्रेन चाहिए हमें लिफ्टिंग करने के लिए। फिर जब हमने क्रेन का सिलेक्शन कर लिया, तो फिर हम लोग को सिलेक्शन करना है लिफ्टिंग टूल्स और टैकल्स का। जब हम लोग अभी डिस्कस किए कि कोई भी क्रेन जो है और कोई भी एलिमेंट, क्रेन मतलब हमारा जो 150 टन का हम लोग क्रेन यूज कर रहे हैं, और एलिमेंट हमारा आई गटर, ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो अटैचमेंट लगेगा ना उठाने के लिए, डायरेक्ट तो उठा नहीं पाएगी। तो वो चीज को हम लोगों को पहले ही कंसीडर करना है कि हमारा लिफ्टिंग जो एलिमेंट है वो 80 टन का है, तो हमें डी साइकिल कितने टन का लगाना है, स्लिंग कितने टन का लगाना है, या हमें जो लिफ्टिंग बीम यूज कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए। ये सब चीज को हमें कंसीडर करना है, और उसके लोड अकॉर्डिंग टू लोड हमको सिलेक्शन करना है कि लिफ्टिंग टूल्स और टैकल्स का कैपेसिटी क्या होगा। एक चीज और चीज आप लोग को ये स्पेशल ध्यान में रखना होगा, ये डीडी रेशियो। डीडी रेशियो क्या होता है कि जब हम कोई स्लिंग डी साइकिल के साथ अटैच करते हैं, तो कभी भी स्लिंग का जो डाया होता है उससे ज्यादा होना चाहिए उसके अटैचमेंट का डाया। ये चीजें सारे लोग थोड़ा सा ध्यान से समझे। डीडी रेशियो का क्या मतलब होता है? एक बड़ा डी मतलब स्लिंग का डाया है, और छोटा डी मतलब डी साइकिल का डाया है। तो जब भी आपका अटैचमेंट होगा उसका डाया स्लिंग के डाया से ज्यादा होना चाहिए। ये चीज हमेशा आप लोग याद रखो। हेवी लिफ्टिंग में ये चीज बहुत मायने रखती है। जैसे हमने 50 का स्लिंग लिया, तो उस हम लोग जो पिन डी साइकिल यूज करेंगे उसके बॉडी का जो डाया है, ये बॉडी का डाया 50 से कम नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। अगर ये चीजें होता है, अगर ये चीजें होती है वहां पे, क्या हो रहा है, तो स्लिंग का टूटने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे जब टूल्स और टैकल्स का सिलेक्शन कर रहे थे, करेंगे, तो हमारा स्लिंग जो हो उससे ज्यादा डाया का उसका अटैचमेंट हो, चाहे वो डी साइकिल हो या फिर वहां पे किसी रिगिंग का और अरेंजमेंट हो। ये किसने क्या किया? ये स्क्रीन पे ये कैसे आ रहा है? ये खान साहब आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, रेड लाइन। आप आप है ना, आप ये क्लोज करके और एक बार रेड ये लाइन करिए। दिख ये मैंने किया नहीं सर, ये कैसे हो नहीं, रहा है? आपने किया था। रमेश चंद्र की तरफ से हो रहा है। रमेश चंद्र अपना व्हाइट बोर्ड ऑफ तो मैं इसको काट के फिर से शेयर करूँ क्या? टच होगी पूरा नहीं सर, वो स्क्रीन पे रमेश आपको। चंद्र भी अपना व्हाइट बोर्ड ऑन कर लिया, वो कर रहे हैं, वो चाहिए तो क्लोज हो जाएगा। आप है ना, ये स्क्रीन क्लोज करके और एक बार ये करिए, शेयर करिए। इंद्रजीत भाई। हाँ मैंने। अभी ठीक है, अभी ठीक है।
ठीक है, अभी हमारा सिलेक्शन ऑफ क्रेन हो गया, सिलेक्शन ऑफ लिफ्टिंग टूल्स और टैकल्स हो गया। ये जो सारे चीजों सिलेक्शन है प्री प्लान का हमारा हिस्सा है, इरेक्शन से पहले हम लोग जो प्लान करेंगे उसका हिस्सा है। तो अभी हम जो लिफ्टिंग टूल्स और टैकल्स का जब हम लोग सिलेक्शन करेंगे तो उसमें चीजें हमने डी साइकिल से सेलेक्ट कर लिया, डाया सेलेक्ट कर लिया। उसके लिए जब हम लोग डी साइकिल और स्लिंग सेलेक्ट करेंगे तो ये चीज जो हम लोग लास्ट में पढ़े थे उस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। ये चीज तो ऑलरेडी हम लोग लास्ट के जो ट्रेनिंग सेशन में ले चुके हैं कि उसका कैपेसिटी कैसे रिड्यूस हो जाता है। जब हम लोग स्लिंग सेलेक्ट करेंगे तो ये हम हमेशा केयर रखेंगे कि किस एंगल में रिग कर रहे हैं, वहाँ लिफ्टिंग का अरेंजमेंट और उसका रिगिंग एंगल, और तब उसका सेफ वर्किंग लोड हम लोग स्लिंग को निकाल के तभी हम डिसाइड करेंगे कि किस डाया का स्लिंग हमको चाहिए। तो ये चीज तो ऑलरेडी लास्ट मीटिंग में डिस्कशन हो चुका था। अभी है हमारा लिफ्टिंग प्लान। कोई भी लिफ्टिंग करने के लिए लिफ्टिंग प्लान जो है एक लीगल रिक्वायरमेंट है। और लिफ्टिंग प्लान किसका किसका बनना चाहिए, कोई भी हैवी लिफ्टिंग जो होगा उसका लिफ्टिंग प्लान बनना चाहिए जो रेगुलर एक्टिविटी नहीं हो। अभी हम लोग लिफ्टिंग प्लान जैसे कि हम लोग अभी एग्जांपल में दिए कि नदी वाले एरिया में हमको क्रॉलर क्रेन से रखना है आई गडर, तो उस आई गडर का वेट है 80 टन। टेंडम लिफ्टिंग 2 क्रेन लगाना है तो टेंडम लिफ्टिंग हुआ, तो उसके इरेक्शन के लिए हमको प्लान बनाना पड़ेगा। तो जब आपको प्लान बनाने के लिए बोला जाएगा तो उसमें क्या क्या चीजें ऐड होनी चाहिए। हालांकि लिफ्टिंग प्लान जो ऐसा है, ये प्रिपरेशन 4 नंबर प्रिपरेशन ऑफ लिफ्टिंग प्लान और 10 नंबर क्रेन लोड चार्ट, ये ऐसे टॉपिक्स है कि इसको एक दिन में मतलब एक सेशन के अंदर पूरा इतना कवर नहीं किया जा सकता। केवल लिफ्टिंग प्लान बनाने के लिए कम से कम आपको 2 से 3 घंटे का एक सेशन चाहिए, तब जाकर आदमी लिफ्टिंग प्लान बनाना सीखता है। और क्रेन का लोड चार्ट बहुत सारे अलग अलग क्रेनों का, डीमैक क्रेन है, लिबरल का क्रेन है, सैनी का क्रेन है, एक्सीएमजी का क्रेन है, अलग अलग क्रेनों का अलग अलग लोड चार्ट में अलग अलग स्पेसिफिकेशन दिया है। तो अगर मैं आपको किसी एक क्रेन का लोड चार्ट भी दिखा दूं तो आप अगले क्रेन का लोड चार्ट समझ नहीं पाओगे। तो ये चीज क्या है, एज ए एक्सपीरियंस आप डेली डेली लोड चार्ट देखते रहोगे तो आपको फिर समझ में आने लगता है कि लोड चार्ट में क्या क्या देखना है और कैसे देखना है। सेम वैसे ही हमारा लिफ्टिंग प्लान है और रिगिंग प्लान, ये ऐसा एक टॉपिक है जिसके लिए प्रॉपर 3 घंटे का एक सेशन रहेगा, तो ये लिफ्टिंग प्लान बनाना आदमी सीखेगा। लेकिन अभी हम लोग ओवरव्यू लेते हैं लिफ्टिंग प्लान में होता क्या क्या चीज है। लिफ्टिंग प्लान, ये देखिए एक ऑटोकैड में किसी पुराने साइट का बना हुआ लिफ्टिंग प्लान है। इसमें आपको दिख रहा है 90 P194 195, ये पियर नंबर को शो कर रहा है। और ये जो देखिए, और यहाँ पे जो रोड जा रहा है और 28 मीटर का हमारा गटर है। ये जो नीचे 2 एक्सेल लगी हुई है, एक्सेल एक एक्सेल के ऊपर 2 आई गटर ट्रांसपोर्ट हुआ है। तो इसमें कैसे शो ऑफ कर रहा है कि यहाँ एक हमारी क्रेन लगेगी, यहाँ से इसको उठाएगी, दूसरी क्रेन हमारे पियर के जस्ट आगे लगेगी, एक जो क्रेन है जो पियर के सब लेफ्ट हैंड में लगेगा, फिर यहाँ से हमारा ट्रेलर पार्क होगा और फिर इसको उठा के हम लोग ये वाले सेक्शन में इसको प्लेस करेंगे। ये एक ओवरव्यू है जस्ट मतलब कि समझने के लिए कि कैसा लिफ्टिंग प्लान होता है। ये स्टेज 1 है। अभी ये स्टेज 2 में आएगा कि दूसरे को हम कहाँ से उठाएंगे, फिर स्टेज 3 में आएगा तीसरे को कहाँ उठाएंगे। इसमें आप लोग अगर केयर करोगे तो 1 2 3 4, एक ये स्पेन में 4 आई गडर है। देखो यहाँ से आप लोग देखोगे ना तो बेयरिंग पॉइंट के हिसाब से समझ में आएगा आपको। 1 2 3 4 4 यहाँ पे आपके आई गडर के रखने हैं, इरेक्शन करने हैं। तो इसका 4 स्टेज में आपका पहला यहाँ रखने के लिए क्रेन कहाँ लगा, इसमें रेडियस देखो, क्रेन का रेडियस आपको दिखाएगा 9 मीटर 524, यहाँ पे है 9 मीटर 532। ये रेडियस बता रहा है कि जब आप यहाँ से माल को उठाएंगे, आई गटर को उठाएंगे तो हमारा रेडियस कितना होगा। जो लिफ्टिंग प्लान में होता है उसमें एक देखिए ये सब चीज इंफॉर्मेशन का होना बहुत कंपलसरी है। इसमें देखिए क्या लिखा है, वेट ऑफ आई गटर, 28 मीटर का आई गटर है, उसका वेट कितना है 40 टन। फर्स्ट कॉलम में देखिए। दूसरा क्या है, वेट ऑफ लिफ्टिंग हुक, जो लिफ्टिंग हुक यूज हो रहा है उसका कितना है, 2 टन का लिफ्टिंग हुक है। एक्चुअल लोड ऑन ईच क्रेन, अभी देखिए ईच क्रेन में ये 80 और ये 2 82 टन हो गया है, 82 टन हो चुका है लोड। तो 2 क्रेन यूज कर रहे हैं तो इसलिए हमारा 41 और 41 2 क्रेनों पे डिवाइड हो गया है। क्लियर। तो हमारा जो एक क्रेन पे जो हमारा लोड आ रहा है वो 41 टन का आ रहा है।
क्रेन 1 क्या है? क्रेन 1 का कैपेसिटी यहाँ पे दिखा रहा है 500 टन की क्रेन है। बूम लेंथ 31 मीटर 700, काउंटर वेट उसमें लगेगा 58 टन, एक्चुअल ऑपरेटिंग रेडियस 15 मीटर 500। ये आपको एक्चुअल ऑपरेटिंग रेडियस जब आप प्लान बना रहे हैं तो आपको मिला कैसे? ये मिला तब जब आप एरिया का सर्वे करने गए थे, फिजिकली आपने मेजरमेंट टेप उठाया और आपने इरेक्शन पॉइंट चेक किया, तो वहां से आपको ये चीज मिला एक्चुअल ऑपरेटिंग रेडियस। अब ये है हम लोग जो क्रेन यूज कर रहे हैं, क्रेन का इसमें उन्होंने मॉडल दिया है कि क्रेन का मॉडल क्या है और लोड चार्ट से कैपेसिटी कितना आ रहा है। जब देखिए आपको बूम लेंथ पता हो गया, बूम लेंथ पता हो गया और रेडियस पता हो गया और काउंटर वेट पता हो गया। काउंटर वेट, बूम लेंथ, बूम लेंथ, काउंटर वेट और रेडियस, ये तीन चीज अगर आपके पास रहेगा तो आप जब चार्ट खोलोगे तो चार्ट में आपको कैपेसिटी वहां पे दिख जाएगा कि क्रेन का कैपेसिटी कितना बन रहा है, 64.725 मीट्रिक टन। ठीक है, अब ये चीज एक्चुअल बफर। ये बफर क्या दिखाता है? जब आप एसएलआई देखोगे तो बफर एक ऐसा चीज है जैसे ये 57%, मतलब इसके कैपेसिटी का ये 57% वो लिफ्ट कर रहा है, इसी को बफर बोलते हैं। अगर ये जैसे जैसे मान लो 80% हो गया तो सेफ हो रहा है कि अनसेफ हो रहा है? बफर जितना आपका बढ़ता जाएगा उतना अनसेफ होता जाएगा। जितना 50% अभी कैपेसिटी इसका लगभग 57% ये लोड उठा रहा है, अभी ये 60% हो जाएगा तो 60% उठा लिया, 70, 80, 90, 100 को एक्सीड नहीं होना चाहिए। बफर जो है 100 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ये चीज दिखा रहा है। ये चीज अब जब आप एसएलआई देखेंगे तो एसएलआई में दिखाता है बफर परसेंटेज, तो उसमें ग्रीन लाइन होगा, कुछ कुछ जैसे ऊपर जाएंगे तो आपको रेड दिखने लगेगा। तो मोर देन 70 के ऊपर आपको रेड दिखाने लगता है कि आप 70% से ज्यादा ऊपर लोड उठा चुके हैं, अब इससे ज्यादा मत उठाइए। फिर इस ये सेम चीज दूसरे क्रेन के लिए भी दिया है। और जब बड़े क्रेन में जाएंगे ना तो बहुत सारे टेलीस्कोपिक लगे होते हैं। टेलीस्कोपिक क्या होता है? जैसे ये यहाँ पे आपको प्लान में दिखा रहा है ना, टेले 1, टेले 2, टेले 3, टेले 4, टेले 4, 5, टेले 6, इसमें लिख रहा है कि क्रेन 1 का जो T1 है वो 0%, 0%, 0%, अब T4 है 46। अब इसमें क्या होता है, कोई भी हैवी लिफ्ट होता है ना तो उसका क्रेन का बूम दो पार्ट में खुलता है, एक तो 50 पर आधा खुलेगा और दूसरा पूरा खुलेगा। तो आधा खुलेगा मतलब कि वो आधा से थोड़ा कम खोला जाता है, 46% खोला जाता है। हालांकि ऐसे आप जनरल बोलोगे तो 50% या 100% दो बार में निकलता है। तो बड़ी बड़ी क्रेनों में क्रेन का जैसे आप बूम खोलेंगे उसके हिसाब से कैपेसिटी बढ़ेगा घटेगा। तो ये चीजें आपको टेलीस्कोपिक क्या होता है मैं एक आपको फोटो में दिखा देता हूँ कि आप लोग समझ जाएं। ये देख रहे हैं यहाँ पे टेलीस्कोपिक क्या है? ये इसमें क्रेन का ये बेसिक बूम है। बेसिक बूम में से एक यहाँ से छोटा सा निकला है, एक और छोटा सा निकला है। ये इसको हम लोग T1, T2, T3 ऐसे नाम देते हैं। इंद्रजीत भाई, जो आपका मतलब से है स्क्रीन है ना सबसे ऊपर वाला 100% पार्ट कर दो। T1 है, T2 है, आपका स्क्रीन 100% करो, अभी 59 पे है ना। T3 है, फिर ये बेसिक बूम है। ठीक है, तो अभी हम लोग इतना समझ गए। ये बेसिक चीज है जो हमने बताया है, ये सब चीज लिफ्टिंग प्लान के अंदर आपका होना चाहिए कि हम लोग एक व्यू होना चाहिए, चाहे आप स्केच बनाओ या फिर आपको ऑटो कैड है उससे बनाओ। आप उसमें कि कहाँ हमारा ट्रेलर पार्क होगा, कहाँ से हम लोग एलिमेंट उठाएंगे, कहाँ पे रखेंगे, ये चीज आपको व्यू बना के देना है। और दूसरा ये कैलकुलेशन ये देना है कि हम लोग इतना हमारा टन का एलिमेंट है, इतना इतना लोड डिवाइडेड होगा, इतना कैपेसिटी बनेगा। ये सब चीजें बेसिक चीज है लिफ्टिंग प्लान बनाते समय, और उसमें ये जरूरी इंफॉर्मेशन होना कंपलसरी है। अभी एक चीज है कि हम लोग कुछ चीज मैं ऐसा बोल रहा हूँ जैसे वो आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, इसी के लिए अब थोड़ा पहले क्रेन के बारे में जान लेते हैं हम लोग। क्रेन का ये पीछे जो पार्ट में लगा रहता है यहाँ पे बहुत वजन जैसा है, ये काउंटर वेट हम लोग बोलते हैं। ये इसका क्रेन के यहाँ से ये जो निकला हुआ पार्ट है वो आउट ट्रिगर बोलते हैं। ये इसका आउट ट्रिगर का बीम है। आउट ट्रिगर ये पूरे सिस्टम को आउट ट्रिगर बोलते हैं। इसमें ये इसका बीम है, ये हाइड्रोलिक सिलेंडर है। ये आउट ट्रिगर के नीचे जो रखा रहता है वो पैड है। अभी ये जो है हमारा मेन बूम है, और ये देखिए टेलीस्कोपिक बूम सेक्शन जिसको हम T1, T2, T3 बोल रहे थे। ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे T1, T2, T3,
ये इसके अंदर से निकलेगा। ये जो बेसिक बूम के अंदर से 4-5 T1 T2 T3 ऐसे लगे रहते हैं, तो इसके अंदर से जैसे आप एक्सटेंड करोगे तो वो निकलता जाएगा। ठीक है। क्रेन के अंदर जब हम लोग हुक ब्लॉक का बात करेंगे ना, तो ये वाला हमारा हुक ब्लॉक है जो इससे माल को हम लोग लिफ्ट करते हैं। ठीक है। और ये फॉल है, ये जो 1 2 3 4 4 आपको रस्सी जो लटका हुआ दिख रहा है, जो हुक ब्लॉक को क्रेन से अटैच किया है, ये इसको नंबर ऑफ फॉल हम लोग काउंट करते हैं। फॉल कितना है? 1 2 3 4। ये चीज है क्रेन का ओवरव्यू। अभी हम लोग, आप इसके बारे में समझिए, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे काउंटर वेट। इसका मतलब काउंटर वेट तो लगभग सब लोग जान रहे होंगे, जो हमारे लाइन से जो कंस्ट्रक्शन में जुड़े हुए हैं, कि काउंटर वेट कहाँ लगा रहता है, क्या होता है उसका मीनिंग। अभी हम लोग प्लान बना रहे थे, कोई चीज आपको टास्क मिल गया है इरेक्शन के लिए, तो आपने प्लान बनाया, जो अभी तक हम लोग डिस्कस किए वो प्लान का पार्ट था। अब हम लोग साइट पे एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए जब आपके साइट पे क्रेन आ चुकी है फिजिकली, तो उसको सबसे पहले आपको चेक करना होगा। जब आप प्लान बनाते हैं तो आप किसी वेंडर से उसका लोड चार्ट मंगाते हैं कि हमको 150 टन का क्रेन चाहिए, लोड चार्ट भेज दो। तो आप लोड चार्ट से देखते हैं, उसका रेडियस देखते हैं, कैपेसिटी आपको मिल जाता है। इसका मतलब आपने क्रेन तो फाइनल कर दिया कि हाँ ये हमारे लिफ्टिंग के लिए सूटेबल क्रेन है, इससे हम लोग इरेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जैसे वो क्रेन साइड पे पहुंचा, तो अगर आप फिजिकली चेक नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा? पेपर में तो सब क्रेनें अच्छी होती है। तो उसको जब हम लोग साइड पे हेवी लिफ्ट करते हैं, तो जो हमारे साइड पे क्रेन आया उसका फिजिकल इंस्पेक्शन बहुत, मतलब मेन पार्ट है अगर हम लोग इरेक्शन हेवी लिफ्टिंग करने जा रहे हैं तो फिजिकल चेकिंग में हम लोग क्या करेंगे, मेन मेन चीज है हम लोग वो देखते हैं। कोई भी क्रेन हमारे साइट पे आया है तो उसका फिजिकल इंस्पेक्शन कंपलसरी है, वो भी साइट के इरेक्शन इंचार्ज हो या पीएनडम का कोई भी इंजीनियर, मैकेनिकल का इंजीनियर हो, कोई सेफ्टी का मैनेजर हो या सेफ्टी ऑफिसर हो, जो एक्सपीरियंस बंदा हो। फर्स्ट टाइम हेवी लिफ्टिंग के लिए आपके साइट पे क्रेन इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसको पर्सनली चेक करना बहुत ही कंपलसरी है। क्योंकि आपने जिस वेंडर को फाइनल किया है, जिस क्रेन वाले को फाइनल किया है, वो सही नहीं है कि जिसने जिसने आपको पेपर भेजा वही क्रेन भी भेज दिया हो। तो क्या पता क्रेन कोई और, पेपर कुछ और भेजा, फोटो कुछ और भेजा, एक्चुअल में क्रेन हमको दे दिया बहुत खराब। तो ये चीजें साइट पे इंश्योर करना कि जिस जो क्रेन का हमने डिस्कशन किया था वही क्रेन आया है और वो फिजिकली कंडीशन है या नहीं है। तो उसमें हम लोग क्या क्या चेक करेंगे? एक तो चीज, जो भी बाहर से हेवी लिफ्टिंग की क्रेनें आती है, 12 महीने में एक बार उसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराना कंपलसरी है। लेकिन 12 महीने तब है ना जब फर्स्ट टाइम आप करवा लेंगे। जब आपके साइट पे फर्स्ट टाइम क्रेन आई है तो उसी दिन कराना है। जब क्रेन का सारा सेटअप हो जाएगा, वो सारा अपना असेंबल कर लेगा पार्ट को, तो उसको इरेक्शन से पहले थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवाना बहुत कंपलसरी है। ये चीज एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है, और वो कॉन्ट्रेक्चुअल का भी, एग्रीमेंट का भी एक पार्ट रहता है। आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो उसमें रहता है टीपीआई का कि हाँ जिस हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट होता है। कोई भी लिफ्टिंग टूल्स टाइटल्स है तो उसका टीपीआई कराना कंपलसरी है। फिर हम लोग क्या करेंगे, क्रेन को चेक करते समय ये चीजें जो है हम लोग, आपका शीट थोड़ा 100% कर दो ना इंद्रजीत भाई। ये सही हो रहा? अभी व्यू सही आ रहा है सर? हाँ अभी डन डन डन। जो हम लोग, जब फर्स्ट टाइम क्रेन आ गया हमारे साइड पे, तो हम लोग उसका ब्रेक चेक करना बहुत जरूरी है। ब्रेक चेक करने के लिए क्या क्या जनरल प्रोविजन होता है? कभी भी हम लोग ब्रेक चेक करने के लिए हम उस पर कोई लोड वेट करते हैं, जैसे 2 टन 4 टन 5 टन का कोई हमारे पास ब्लॉक पड़ा हुआ है, हम लोग उसके साथ एंकर करते हैं, उसको राइज 5 मीटर तक उठाते हैं, और उठाने के बाद अब उसको डाउन करते हैं। जब डाउन करते हैं लगातार फुल स्पीड में, और फिर उसको ब्रेक मारते हैं, तब हमको उस पर पता चलता है कि ब्रेक उसका इफेक्टिव काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर है वायर रोप का ड्रम। जब आपको 18 मीटर हाइट पे इरेक्शन करना है, तो जाहिर सी बात है आपका जो बूम लेंथ होगा 18 मीटर से ज्यादा होगा। क्योंकि 18 मीटर तो आपका पियर का हाइट है, 2-2.5 मीटर आपका आई गडर का हाइट है। और आपको क्लियरेंस जो हुक ब्लॉक है उसका भी लेंथ लगभग 1.5 मीटर होता है। ये जो हुक ब्लॉक है हमारा, ये भी तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ तो हाइट कर रहा होगा, ये पार्ट से ये पार्ट तक कुछ हाइट तो कर रहा होगा। तो टोटल मिलाएंगे तो आप 18 मीटर से 2 मीटर आपका गडर और 2 मीटर ये क्लियरेंस, 4 मीटर। तो 18 4 22 22 मीटर बूम खोलने के बाद
आपका जो रोप होना चाहिए ड्रम के अंदर, इसका जहाँ पे ये क्रेन है, क्रेन का यहाँ पे ये देखिए ड्रम लगा हुआ है, इसके ड्रम के अंदर एटलीस्ट 3 रोल अवेलेबल होना चाहिए। ये देखना क्यों जरूरी है, उसका फुल बूम निकलवा के 18 मीटर बूम निकालना है, सॉरी 18 नहीं 22 मीटर, 18 मीटर के इरेक्शन में आपको 22 या 24 मीटर बूम निकाल के वो पूरा जो इसका बुक है वो ग्राउंड तक टच करना चाहिए, और टच करने के बाद में हमारा 3 रोल जो है उसके ड्रम में होना चाहिए। इसके पीछे का क्या लॉजिक है, जब आप अगर ये चेक नहीं करेंगे हमारा इरेक्शन चालू हो जाएगा, अगर उसको हुक को आपको ग्राउंड पे उतारना रहेगा तो जब वो हुक ग्राउंड पे उतारेगा तो ड्रम से रोप खत्म हो जाएगा, और जब खत्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि रोप पूरा हुक ब्लॉक के साथ गिर जाएगा। तो ये चीज चेक करना बहुत कंपलसरी, ये जो इंस्पेक्शन के चेकिंग पॉइंट है ये टेक्निकल लिखे हुए हैं, ऐसे जाके हम लोग टायर देख लिए, फिजिकली देख लिए, ये देखना एक सफिशिएंट नहीं है हेवी लिफ्टिंग में। तो इसलिए हमने चेक पॉइंट ऐड किया है कि क्या क्या चीजें हम लोग को हेवी लिफ्टिंग से पहले क्रेन का चेक करना कंपलसरी है। तो ड्रम का हमने रोप चेक कर लिया, रोप का कंडीशन देख लिया, जब आप पूरा का पूरा 22 मीटर का बूम खोल के और हमारा स्लिंग को हरिया करेंगे, अपना रोप को नीचे करेंगे, तो आपका सारा रोप भी दिख जाएगा कि कोई रोप में कट तो नहीं लगा है। क्या होता है जब ड्रम में हमारा रोल होता है रोप, तो बीच में हमारा रोप में डैमेज है, तो अभी हम क्रेन चेक कर लिए, सब कुछ ओके हो गया, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, इरेक्शन हमने लिफ्टिंग चालू कर दिया, जैसे उसने अपना बूम खोला तो फिर बाद में वो रोप टूट गया। अब रोप टूट गया तो फिर हम लोग ये सोचने लगे, फिर हम लोग ये उसका रूट कॉज खोजने लगे कि रोप टूटा क्यों। रूप इसलिए टूटा कि कहीं और से क्रेन आई थी, कहीं और डैमेज हुआ था, जब हमारी साइड पे आई है तो हमने उसका रोप नहीं चेक किया, क्योंकि सारा का सारा वेट तो रोप ही कैरी कर रहा है ना। इसके आगे है बीम बूम और टेलीस्कोपिक कंडीशन। जब क्रेनें बहुत पुरानी हो जाती है तो बूम में से जो ये इसका बेसिक बूम है, बेसिक बूम से टेलीस्कोपिक को बार बार निकाल बेसिक बूम में से टेलीस्कोपिक को बार बार निकालने से ये सिनेरियो 10 साल से चल रहा है, 10 साल पुराना ये क्रेन है। तो 10 साल से निकालते अंदर करते निकालते अंदर करते हुए उसमें क्या हुआ, फ्रिक्शन के वजह से इसका जो बीम में है काफी ज्यादा उस वहां पे घिस गया है, और घिसने की वजह से क्या हुआ, उसका कैपेसिटी रिड्यूस हो गया। अब हम लोग जब 80 टन उठाने जा रहे हैं तो इसका बूम ही टूट के गिर जाएगा। तो ये चीज हम लोग को चेक करना है, रोप का कंडीशन, बूम और टेलीस्कोपिक लो को निकलवा के उसका कंडीशन, फिर आउट ट्रिगर एक्सटेंशन और उसका कंडीशन। जब हम आउट ट्रिगर खोलते हैं तो उसके पार्ट में भी कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। आउट ट्रिगर के नीचे एक हाइड्रोलिक जैक लगा होता है, तो जैक में भी कोई लीकेजिंग का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग काउंटर वेट चेक करते हैं कि जितना हमने काउंटर वेट मंगाया था, जैसे मान लीजिए आपने प्लान किया है, जिस लोड चार्ट पे आपने देखा है कि हमारा सेफ वर्किंग कैपेसिटी वहां पर बन रहा है, और आपने लोड चार्ट देखा एग्जांपल के लिए 30 टन हमने काउंटर वेट लगाएंगे तब हमारा कैपेसिटी बनेगा, गलती से उसने 5 टन का एक ब्लॉक छोड़ दिया और वो 25 टन काउंटर वेट लेके आ गया, वो तो आपको बताया नहीं, सब कुछ काम कर लिया, वो सोचा कि चलो सर को थोड़ी पता चलेगा, हम 25 टन काउंटर वेट ही लगा के उठा देंगे। तो ये चीज साइड पे क्रेन आती है तो आपका जितना रिक्वायरमेंट आपने काउंटर वेट का डाला है उतना काउंटर वेट आपके साइड पे पहुंचा या नहीं पहुंचा, और पहुंच गया तो असेंबल के टाइम उसने उतना काउंटर वेट लगाया या नहीं लगाया। क्योंकि काउंटर वेट क्या होता है, उसमें अलग अलग पार्ट में लगता है, तो कहीं पे आप 25 टन और कहीं पे 30 टन, अगर वो एक 5 ब्लॉक का कम कर देगा तो 25 टन, फिर जब तक आप पीछे जाके उसका पूछ के काउंट नहीं करोगे तो उस समय उसका कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगा और इरेक्शन के टाइम ये प्रॉब्लम हो सकता है। सर हेलो। जी बताइए। हेलो। जी गुड बताइए। आफ्टरनून सर, अनवर आलम बोल रहे हैं संकेश्वर से सर। जी बताइए। सर मैं ये कह रहा था कि कोई अगर हैवी लिफ्टिंग चल रही है तो जी उसका काउंटर वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? काउंटर वेट जो है क्रेन का, जब आप लोड चार्ट लेंगे ना तो उसमें अलग अलग लोड चार्ट पे अलग 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 काउंटर वेट पे उसका कैपेसिटी दिया रहेगा, तो जी कैपेसिटी के अनुसार आपको काउंटर वेट डिसाइड करना है। अब जब काउंटर वेट लाएंगे तो उसके पीछे जो भी उसका ब्लॉक लगा रहता है, लोहे एमएस का ब्लॉक, उस पर लिखा रहता है 10 टन 5 टन 20 टन 25 टन। नहीं, वो तो 10 टन 5 टन लिखा रहता है सर। मान लीजिए क्रेन अगर हम कोई लिफ्टिंग कर रहे हैं हाँ हाँ। तो उसका उस पे लिखा रहता है, वो तो हम समझ रहे हैं। हम्म बट मान लीजिए अगर हमको टन का हमारा अगर कोई 2 टीएनडम लिफ्टिंग कर रहे हैं तो हम्म। उसमें सर हमको ये चीज काउंटर वेट का कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये नहीं, क्रेन आपको के लिए? देखिए इसके लिए कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, आपका कैपेसिटी लोड जैसे चार्ट। मान लीजिए, लोड अभी एक चार्ट। मिनट मैं समझाता हूँ।
अगर आपके पास क्रेन है मान लीजिए 150 टन का, तो 150 टन में क्या होता है, एक जी 10 टन काउंटर वेट पे आपको लोड चार्ट देगा, फिर 25 टन काउंटर वेट पे लोड चार्ट देगा, फिर आपको 45 टन काउंटर वेट पे लोड चार्ट देगा। आपको किस काउंटर वेट में आपका जो इरेक्शन फिट बैठ रहा है वो आप चेक करिए। काउंटर वेट का कैलकुलेशन नहीं होता है, काउंटर वेट मैन्युफैक्चरर द्वारा फिक्स होता है। ऐसे 10 टन है तो 12 टन नहीं लगेगा, उसके बाद 10 के बाद 15 अगर दिया रहता है तो 15 ही लगेगा, फिर 15 के बाद अगर 25 रहता है तो 15 या तो 10 यूज होगा, नहीं तो 15 यूज होगा, नहीं तो 25, आपको बीच में 20 यूज नहीं होगा। ये चीज आपको लोड चार्ट से ही डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए लास्ट हमारा पॉइंट है लॉकिंग ऑफ टेलीस्कोपिक बूम बिफोर हेवी लिफ्ट। ये चीज जनरली है, इसको बहुत हल्के में लेते हैं हमारे ऑपरेटर्स वगैरह, जो कि हमको ये चेक करना बहुत कंपलसरी होता है। जब भी हम हेवी लिफ्ट के लिए ये ब्लॉक हम अपना टेलीस्कोपिक खोलते हैं तो दो जगह इसका लॉकिंग रहता है। जब ये हमारा टेलीस्कोपिक बाहर निकलेगा ना, तो या तो इसका 50% भाग पे लॉकिंग का प्रोविजन होता है, या फिर जब 100% निकल जाएगा तब लॉकिंग का प्रोविजन रहता है। तो कभी भी लिफ्टिंग से पहले ये ऑपरेटर से पूछ के, और या तो उसका जैसे भी आप लॉकिंग करेंगे ना तो उसमें से आवाज आएगा, उसको बोलेगा अनलॉक करके लॉक करो मेरे को सामने, तो उसके केबिन से ही उसको लॉक और अनलॉक होता है। तो कभी भी जो टेलीस्कोपिक है वो लॉक होना चाहिए बिफोर हैवी लिफ्टिंग। ये चीज आप लोग ध्यान रखो, ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट का रीजन है। टेलीस्कोपिक वो लॉक नहीं करता है। कभी भी हैवी लिफ्टिंग में हाइड्रा की तरह बूम को निकाला और अंदर नहीं किया जा सकता है। हेवी लिफ्टिंग बूम एक बार एक्सटेंशन होगा, बूम लॉक होगा, फिर लिफ्टिंग चालू होगा, और जब लिफ्टिंग का हमारा लोड फ्री हो जाएगा तभी बूम जो है अनलॉक होगा। जी बताइए। नहीं, आप कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। ठीक है, कॉमन कुछ एक्सीडेंट है जो क्रेन में क्या क्या हो सकता है। पहला, क्रेन ओवर टर्निंग हो सकता है। ओवर टर्निंग मतलब क्रेन पलट जाएगी, सब कुछ सही रहेगा, क्रेन का चारों चक्का ऊपर आ जाएगा या लेफ्ट राइट हो जाएगा। दूसरा, ऑब्जेक्ट फॉलिंग होगा, या ऊपर से आपका सीलिंग टूट जाए, रोप टूट जाए, या फिर ब्लॉक के साथ आपका मटेरियल गिर जाए या स्लिप होकर गिर जाए, फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तीसरा क्या है, ब्रेकिंग ऑफ द बूम स्लिंग, या तो आपका बूम स्लिंग जैसे हमने डिस्कस किया अगर बहुत दिन पुराना हो गया है, उसमें स्क्रैच आ गया है, उसका काफी ज्यादा थिकनेस खत्म हो गया है, तो हेवी लिफ्ट में बूम भी टूटते हुए बहुत जगह पे पाया गया है। चौथा क्या है, टचिंग ऑफ ओवरहेड पावर लाइंस। पावर जब हम क्रेन में काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर का एरिया क्लियरेंस देखना जरूरी है। पांचवा क्या है, कोलोजन विद द ऑब्स्टक। जो भी हम चीज उठा रहे हैं, जो भी लोड उठा रहे हैं, वो क्या होगा कि ये बंदा जो सामने खड़ा रहेगा या फिर पियर पे या फिर नीचे कहीं भी, तो इसको ये हिट करके गिरा सकता है। ये जनरल और कॉमन जो एक्सीडेंट है लिफ्टिंग के दौरान क्रेन से हो सकते हैं। हेलो, सुमेर बोल रहा हूँ सर। जी बताइए। सर जो आपने क्लियरेंस की बात की सर, तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल पावर लाइन का सर क्लियरेंस अपना कितना उसको डिफाइन करते हैं कि कितना मीटर क्लियरेंस होना चाहिए? ठीक है, अभी ये जब खत्म होगा ट्रेनिंग उसके बाद में मैं एक चार्ट आपको दिखाऊंगा, इसके लिए आपको रिमाइंड कराना। जी जी बिल्कुल सर। ठीक, अभी देखिए हम लोग जो अभी ये देखिए कॉमन एक्सीडेंट क्रेन के थ्रू हो सकता है। ये हमारा जो हजार्ड्स है वो लिफ्टिंग एसेसरीज के द्वारा, एसेसरीज मतलब कि स्लिंग, डी साइकिल और उसका उसमें लिफ्टिंग का जो भी अरेंजमेंट है उसका। तो उसमें क्या हमारा हजार्ड्स है, ओवरलोडिंग, कोई भी सामान हम लोग उठा रहे हैं कैपेसिटी से ज्यादा, ये एक हजार्ड है। यूजिंग ऑफ मेक शिफ्ट डिवाइस, ये मेक शिफ्ट डिवाइस आपको बहुत जगह मेक शिफ्ट सुनने को आ जाएगा। मेक शिफ्ट का मतलब होता है जुगाड़, कोई भी चीज हमको जुगाड़ लगा के नहीं उठाना है, स्पेशली इन हेवी लिफ्टिंग। इनकरेक्ट स्लिंगिंग एंड अरेंजमेंट, कोई भी स्लिंग करने का जो भी सही तरीका है उसको अपनाना है। डैमेज अटैचमेंट, आपका जो भी अटैचमेंट है उसको पहले, अटैचमेंट से पहले हम लोग उसको इंस्पेक्ट करके ही यूज करें। लास्ट, अनइंस्पेक्टेड अटैचमेंट, कोई भी अटैचमेंट है, मान लीजिए आपको डी साइकिल दे दिया स्टोर से, स्टोर में कहीं और से ट्रांसफर आया था, वो ऑलरेडी क्रैक था, और उसके बाद से आपके साइड पे गया और बिना इंस्पेक्शन किए हुए आपने यूज कर दिया, जैसे यूज किया वो टूट गया। तो ये अनइंस्पेक्टेड अटैचमेंट एक हजार्ड है, क्योंकि उसको इरेक्शन से पहले, यूज से पहले हमको इंस्पेक्ट करना कंपलसरी है। फिर है डैमेज टू एसेसरीज ड्यूरिंग यूज,
अब हो सकता है कि अगर हाँ आप यूज कर रहे हैं, आज के टाइम में यूज किए कोई सीलिंग है, वेब सीलिंग है, तो जब आप यूज कर रहे हैं तो उसमें सरिया लग के आपका कट गया। आज तो आपने इरेक्शन कर लिया, कल आपको फिर उसी सीलिंग से एक और इरेक्शन करना है, तो उस टाइम क्या होगा, जो एसेसरीज आपका डैमेज हो गया, आप तो सोचे थे कि कल उसी वेब सीलिंग से हमने 40 टन 80 टन का गर्डर उठा के रख दिया है, आज मैं फिर रख दूंगा, लेकिन आपने उसका डैमेज चेक नहीं किया नेक्स्ट दिन, और वो नेक्स्ट दिन टूट के गिर जाएगा। तो ये जो कॉमन हजार्ड है लिफ्टिंग एसेसरीज से। अब क्या है, इसके प्रिकॉशंस क्या है, क्या क्या हमको प्रिकॉशन लेना चाहिए। सर्टिफाइड एंड टेस्टेड, कोई भी लिफ्टिंग टूल्स टैकल्स के ऊपर सर्टिफिकेट और उसका टेस्टेड होना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर जैसे आप डी साइकिल देखोगे तो WLL करके लिखा रहता है। आप वेब सीलिंग लोगे तो उसके आई के बीच में एक पट्टा लगा रहता है। आप वायर सीलिंग लोगे तो आप उसके में एक वायर रूप के साथ से लेबलिंग लगा रहता है, या फिर उसका जो पिनिंग पॉइंट रहता है तो पिनिंग पॉइंट में टग करके लिखा रहता है। तो ये चीज कोई भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स में आप देखोगे तो उसका SWL आपको उस पर फाइंड हो जाएगा। कोई भी एसेसरीज है, डी साइकिल है, उसमें जुगाड़, जैसे डी साइकिल का पिन गुम हो गया, अभी साइड पे हम लोग क्या करते हैं, बड़ा सा नट बोल्ट लाओ उसमें डाल दो, वो चीज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, उसको यूज नहीं करना है। डी साइकिल का पिन का कैपेसिटी और नॉर्मल नट बोल्ट का कैपेसिटी में बहुत फर्क होता है। तो ये कभी मत समझिए कि डी साइकिल का पिन गुम हो गया तो उसमें नट बोल्ट डाल के हम लोग काम चला सकते हैं। पिन गुम हो गया मतलब डी साइकिल रिजेक्टेड है। कोई भी मटेरियल है उसको यूज लिफ्ट और शिफ्ट करने के लिए पैकिंग का देना बहुत कंपलसरी है। स्टोर प्रॉपरली करें, इंस्पेक्शन रेगुलर और हर एक पीरियड पे करें, और ट्रेनिंग एक मेन पार्ट है हमारा। ये सब चीज में अगर हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, अगर बंदा ट्रेंड नहीं है तो वो गलत रिगिंग कर देगा, गलत शिफ्टिंग कर देगा, फिर भी एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए जितना भी हम लोग आज ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, इन सब के ट्रेनिंग का एक कॉमन चीज है कि उनको जो बंदे हैं उनको ट्रेनिंग देना कंपलसरी है। जैसे हम लोग को रिग करना है तो रिगर को ट्रेनिंग कंपलसरी है, हम लोग को कोई चीज सिग्नल देना है तो सिग्नल मैन का ट्रेनिंग कंपलसरी है, हम लोग का कोई ऑपरेटर हम लोग साइट पर लगा रहे हैं तो उसको कॉम्पिटेंसी होना कंपलसरी है। ये सारे चीजों में ट्रेनिंग कॉम्पिटेंसी एक बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है सेफ काम करने के लिए साइड पे। जब हम लोग क्रेन यूज करेंगे तब हम लोग क्या क्या सेफ्टी का प्रिकॉशन लेंगे। क्रेन का सुटेबल है और स्टेबिलिटी। सुटेबल कहने का मतलब है कि अगर हम लोग उसका लोड चार्ट चेक कर लिए हैं, हमारा जो भी लिफ्टिंग का एलिमेंट है उसका कैपेसिटी हमारा क्रेन का कैपेसिटी मैच कर रहा है या क्रेन का कैपेसिटी उससे ज्यादा है। दूसरा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी से मतलब है कि उसका जो भी आउट ट्रिगर लगा हुआ है उसके नीचे पैडिंग है, एरिया नीचे का लेवलिंग है और कॉम्पैक्टेड है, नीचे कोई सेटल डाउन का डर नहीं है, ये चीज हमको चेक करना है। दूसरा है आउट ट्रिगर्स। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, आउट ट्रिगर्स जो है ना, कभी कभी ऑपरेटर हमारे एक साइड में कम निकाल देते हैं, क्यों, स्पेस कम होने की वजह से। तो आप लोग ये ध्यान रखिए, आउट ट्रिगर अगर आप 100% एक्सटेंड नहीं करते हैं तो उस समय क्रेन का कैपेसिटी रिड्यूस हो जाता है। स्पेशली जब अगर आप लोग गूगल पे खोजोगे सैनी का 500 टन का क्रेन खोजोगे ना, तो उसका काउंट लोड चार्ट 2 जगहों पे दिया हुआ है, उसका 50% काउंट आउट ट्रिगर निकाल के और 100% आउट ट्रिगर निकाल के। इसका कहने का मतलब है कि किसी भी हम लोग हेवी लिफ्टिंग में आउट ट्रिगर हम लोग आधा खोल रहे हैं तो उसका कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगा, जो कि एकदम परमिशेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कोई ऑब्स्ट्रक्शन चेक करेंगे। ऑब्स्ट्रक्शन में क्या क्या हमारा आता है, हेवी लिफ्टिंग में ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है वहां पे ओवरहेड पावर लाइंस, कोई पेड़ पौधा, नीचे का यूटिलिटीज, सीवर, चेम्बर, ये सब चीज हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है हेवी लिफ्टिंग में। ठीक है, अभी लिमिट स्विच, कोई भी हेवी लिफ्टिंग में लिमिट स्विच कहाँ कहाँ होना चाहिए। एक है हमारा क्रेन है तो ओवर होस्ट का होना चाहिए, ओवर डाउन का होना चाहिए, स्विंगिंग एरिया का भी लिए लिमिट स्विच आता है। जैसे मान लीजिए आप जहाँ काम कर रहे हैं उसके लेफ्ट हैंड में अगर आप 90 डिग्री टर्न करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिकल पावर मिल जाएगा उसका। ये फोटो में आप देखिए, ये देखिए ये हमारी क्रेन है, यहाँ से अगर हम लोग 90 डिग्री इधर आएंगे तो हमको इलेक्ट्रिकल पावर केबल मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर केबल मिल जाएगा। तो ये बड़े बड़े क्रेनों में के हिसाब से आप लिमिट सकते हैं।
डिग्री इधर घूमे, 90 डिग्री पे हमको केबल मिल रहा है, तो हम लोग इसको 60 डिग्री पे इसमें लिमिट स्विच फिक्स कर देंगे। जैसे 60 डिग्री से ज्यादा घूमेगा इधर, ये लिमिट ऑटो कट हो जाएगा, इधर इसका बूम स्विंग ही नहीं होगा। तो इन सब कंडीशन के लिए भी हम लोग लिमिट स्विच का यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा, सुटेबल लिफ्टिंग टैकल्स, ये जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए। ट्रेवलिंग विथ लोड, ट्रेवलिंग विथ लोड का मतलब जब भी हम लोग कोई चीज लोड उठा के एक जगह से दूसरे जगह जैसे स्विंग कर रहे हैं, तो स्विंग करते टाइम में हमको पूरा ध्यान रखना है कि उसका स्पीड कितना होना चाहिए, एयर प्रेशर कितना है अभी करंट टाइम में, और उसमें हमने टैगलाइन और कंट्रोल मेजर में क्या बांध रखा है। जैसे हमारा कोई माल स्विंग हो रहा है, वो तो अनकंट्रोल्ड है, जब तक कि हम उसमें टैगलाइन ना बांधे। तो टैगलाइन बहुत जरूरी है माल को हवे में कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा गुड विजिबिलिटी, विजिबिलिटी अच्छा होना चाहिए, माल आपको दिखना चाहिए। कम्युनिकेशन आपके और सिग्नल मैन के बीच में प्रॉपर होना चाहिए, कोई उसमें त्रुटि नहीं होना चाहिए। विंड स्पीड के मॉनिटरिंग के लिए उसमें क्रेन में ऑलरेडी डिवाइस लगा रहता है, तो उसको चेक करते रहना है। ऑपरेटर जो है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, सिग्नल मैन है वहां पे अवेलेबल होना चाहिए, और रीगर का गैंग ही रिगिंग करना चाहिए। ये जो हमारे प्रिकॉशंस है, वो जब हम क्रेन यूज करते हैं तब ये चीजें को हम लोगों को ध्यान रखना है। अब ये जब है कि क्रेन के समय, ये क्रेन का पूरा पार्ट है। अभी हम लोग जब ड्यूरिंग लिफ्टिंग ऑपरेशन, जब हमने लिफ्ट कर दिया, तब क्या क्या चीज ध्यान देना है। जब हम लिफ्टिंग कर दिए तो टैग लाइन का होगा, उस पर जर्क लोड नहीं आना चाहिए। जर्क लोड का क्या मतलब होता है, कभी कभी जब ऑपरेटर उठाता है तो उसके ड्रम में वायर के ऊपर वायर चढ़ जाता है। तो वायर के ऊपर वायर चढ़ जाता है, तो जैसे वो ड्रम से रोप खोलेगा ना, तो उसे सडनली इम्पैक्ट आएगा। और इम्पैक्ट आने की वजह से, जैसे मान लीजिए हमारा जो गटर है 80 टन का है, 2 क्रेन लगे हुए हैं, एक क्रेन पे 40 टन का लोड है। जब जर्क लोड आएगा तो एक क्रेन पे 50-50 टन का लोड आ जाएगा। तो अगर आपने कैपेसिटी 100% यूज कर रहा है, तो उस समय आपका क्रेन ओवर टर्निंग होने का डर है, या फिर आपका रोप टूट जाने का डर है। कोई भी लिफ्टिंग लोड है, उसके नीचे से अंडर उसके नीचे कोई भी पर्सन का आना जाना स्ट्रिक्टली होना चाहिए, जब तक कि कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो। जैसे लिफ्टिंग लोड के नीचे जनरली किसी को नहीं जाना चाहिए जब तक कि बहुत जरूरी ना हो। एक रिगर है, सिग्नल मैन है, उनका जाना कभी कभी पड़ सकता है। अदरवाइज आप पब्लिक को, इंजीनियर्स को और अदर सेफ्टी पर्सन हो, कोई भी साइड पे जो काम कर रहा है, उसको लिफ्टिंग लोड के नीचे रहना मतलब प्रोहिबिटेड है। ये देखिए एक जनरल एक फोटो अटैच किया है, लिफ्टिंग कैसे होना चाहिए। कोई भी लिफ्टिंग हो रहा है तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पे कोन लगा रखा है, कॉशन टेप लगा के पूरा एरिया बैरिकेड कर रखा है। अभी हम लोग आते हैं कॉरस्पॉन्डेंस एसडब्ल्यूएल। कॉरस्पॉन्डेंस एसडब्ल्यूएल का मतलब कि लिफ्टिंग सही है या नहीं है, हमको ये यस नो में डिसाइड करना है। ज्यादातर जो हमारे सेफ्टी पर्सन है, सेफ्टी के मैनेजर है, सेफ्टी ऑफिसर है, वो साइड पे जाते हैं तो चेक कैसे करेंगे कि हाँ भाई ये लिफ्टिंग सही है या गलत है। तो पहला क्या है, चेक बाय द लोड चार्ट एंड एसएलआई। अगर आप लोड चार्ट उठाएंगे तो लोड चार्ट में आपको पहले रेडियस पता कर लीजिए, बूम लेंथ पता कर लीजिए, और उसके बाद से काउंटर वेट देख लीजिए। बूम लेंथ, काउंटर वेट और रेडियस के हिसाब से अगर आप लोड चार्ट देखेंगे तो आपको क्रेन का कैपेसिटी पता चल जाएगा। उसके हिसाब से आपका क्रेन का कैपेसिटी मान लीजिए कि बन रहा है 50 टन, 40 टन का आप गडर उठा रहे हैं, तो आपका लिफ्टिंग सेफ है। ठीक है। सेफ लिफ्टिंग कॉरस्पॉन्डेंट एसडब्ल्यूएल देखने के लिए एक चीज और आपको देखना होगा, नंबर ऑफ फॉल। भेजता हूँ। ये जो हमने काउंटर वेट, नंबर ऑफ फॉल, आउट ट्रिगर एक्सटेंशन, भर गया रे ऑपरेटिंग बाबू, यहाँ रेडियस, भर गया पूरा। बूम चल एंगल, रही। हाइट, एसडब्ल्यू इन चार्ट, ये चीज जो हमने हाईलाइट किया है, ये चीज आपके पास होने चाहिए ड्यूरिंग द इरेक्शन। इरेक्शन कर रहे हैं तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। कोई भी अगर आके पता कर पूछता है आपसे आउट ट्रिगर का एक्सटेंशन कितना हुआ, तो 100%, 100% मतलब किसी किसी क्रेन का 7.5 मीटर खुलता है, किसी किसी क्रेन का 8 मीटर खुलेगा, किसी का 6 मीटर खुलेगा। तो आप ये चीज को इंश्योर करो कि उसका जो आउट ट्रिगर है 100% खुला हुआ है। और नंबर ऑफ फॉल कितने हैं, नंबर ऑफ फॉल ये क्रेन में बता सकता है कोई कितना है, नंबर ऑफ फॉल कितने हैं? 3 है सर।
चलिए कोई बात नहीं, आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये है नंबर ऑफ फॉल। क्या होता है फॉल? हम लोग बोलते हैं जैसे ये 1 2 3 4, ये रस जो हमारा वायर रोप है जितनी बार नीचे आया है गया है, तो आया है तो 1, ऊपर जा रहा है तो 2, तो 1 2 फिर 3 फिर ये 4, 4 फॉल है इसमें। इसमें कितना फॉल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 फॉल है। इसमें कितना फॉल फॉल है? इसमें ऐसे विजिबल नहीं है, लेकिन इसमें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 16 फॉल। ये हमारे सेफ्टी पर्सन के लिए मेन पार्ट है, सब लोग आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें। क्रेन आया हमारा 150 टन का, उसमें 150 टन में उसका जो नंबर ऑफ फॉल है यहाँ पे है 16 फॉल। रोप का डाया है 28 मीटर। तो अगर आप लोग के पास मोबाइल होगा तो कैलकुलेट करोगे तो हमारा क्रेन का कैपेसिटी जितना इसका रोप का कैपेसिटी होगा। कैसे कैलकुलेट करोगे? 28 इंटू 28 इंटू 12 इंटू 16 आप करिए, आपको लगभग 150 टन के आसपास कैपेसिटी आएगा इसका। सही है? किसी ने कैलकुलेशन किया है तो मैं सही बोल रहा हूं? बोलिए बोलिए, बहुत सारे सेफ्टी ऑफिसर मैनेजर हैं इसमें। सर थोड़ा सा इसको रिपीट करिए एक बार प्लीज। सही है आ सर, रही है सर। आ रहा है? उतना आ रहा है सर, कितना टन आ रहा है? 150 सर सर। 150 टन से ज्यादा आ रहा है। हाँ, अप्रोक्स 50 टन 150 टन आ रहा है, ठीक है। हाँ सर, हाँ अभी सर। देखिए ये सेम क्रेन का हुक ब्लॉक मैंने इधर लगाया है, इसमें क्या है 12 फॉल आ गया है। तो हाँ क्रेन सर। का कैपेसिटी तो 150 टन है, लेकिन क्या ये रोप 150 टन उठाने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, यही हमको चेक करना है। तो ये हमने जब इसका फॉल घटा दिया, 12 फॉल कर दिया, तब इसका कैपेसिटी कितना बन रहा है? 28 इंटू 28, ये 12 क्या है? ये हमारा जो हम लोग डाया इंटू 8 निकालते हैं उसका फॉर्मूला है। और ये 12 लास्ट में क्या है? नंबर ऑफ फॉल है। कितना टन कैपेसिटी हुआ? 112 टन। चलिए हमने यहाँ पे 4 फॉल रखा, सारा फॉल कम कर दिया, 4 फॉल रखा। अभी 4 फॉल पे इसका कैपेसिटी क्या आ रहा है? देखिए स्क्रीन पे भी दिख रहा है, आप मोबाइल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैसे कैपेसिटी मैं निकाला हूं, आप लोग को ये समझ में आ रहा है? ये हाँ डाया सर। गुणे डाया इंटू 12, ये 12 इसलिए लिया है कि हमने एमएम में डाया लिया है, ठीक है। और हाँ सर। ये एक फॉल का कैपेसिटी इससे आएगा, तो 4 फॉल है तो हमने 4 से गुणा कर दिया, तो 37 टन, ठीक है। ओके सर। कैलकुलेशन सही है। तो अब हम लोग अब इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। क्या आप रिपीट कर देंगे क्या एक बार? देखिए हमारा हमने 150 टन का क्रेन मंगाया साइड पे, ठीक है। जब हमने क्रेन मंगाया तो उसका देखिए कैपेसिटी 150 टन है। नंबर ऑफ फॉल 16 फॉल है, ये जो दिख रहा है ना आप में फॉल, ये 16 फॉल है। और रोप का डाया है 28 mm। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो लगभग 150 टन का क्रेन आएगा। पानी डाल के हो जाएगा, चलेगा। रात को सुबह उसको एकदम सुखा के रखना है, हेमा मालिनी का गाल बना। सर सवाल जी। ये हो रहा है कि ये जो आपने लोड कैलकुलेशन किया वो कैसे किया है? डाया गुणे डाया इंटू डी 8 स्क्वायर। सुनिए अभी आप बट यहाँ कंटिन्यू करो आप। ये देखिए डाया इंटू 8, ये जो डाया है वो आपका इंचेस में रहना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग डाया इंटू 12, तो आपका डाया जो है mm में होना चाहिए। अभी दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ सर, दिख रहा है सर। अभी क्लियर है आपको हमने ये कहाँ से लिया? यस सर। ये जो हाँ सर। फॉर्मूला है डाया इंटू 8, जब डाया को हम लोग इंचेस में लेंगे, या फिर डाया इंटू 12 जब डाया को हम लोग mm में लेंगे, तो आप इसको इंच में कन्वर्ट करके आप निकालिए, तभी भी कैपेसिटी 37 टन ही आएगा।
क्लियर? ठीक है, अब हम लोग करते हैं जो हमारी क्रेन है, तो क्रेन तो 150 टन की कैपेसिटी रखती है, लेकिन हमने उसमें फॉल यूज किया है 4। तो क्या हम लोग 50 टन का लोड उठा सकते हैं या नहीं? मेरा सवाल है आप लोग से, 50 टन का लोड 4 फॉल पे उठा सकते हैं कि नहीं, जबकि क्रेन का कैपेसिटी तो 150 टन का है। नहीं सर, नहीं उठा सकते हैं ना? नहीं सर। ठीक है, हमारे केएलपी प्रोजेक्ट पे इसमें हम लोगों के एक आप लोग के लिए एग्जांपल है, इसलिए एग्जांपल केएलपी का दे रहा हूँ कि इसमें कोई के एटीपीएल का बाहर का बंदा नहीं है, नहीं तो अदरवाइज मैं एग्जांपल ये नहीं देता। हमारे यहाँ पे एक हाइड्रा का टूट गया रोप, तो उसमें जब उसका मैंने लोड कैलकुलेट किया तो एक फॉल का जो उसका जो 4 फॉल पे उठा रहा था उससे ज्यादा कैपेसिटी का उठा रहा था। आप हाइड्रा कितने टन का है और उसका कैपेसिटी कितने रेडियस पे बन रहा है वो तो देखना ही है। वो चीज आपको हाइड्रा पलट से बचा सकता है, हाइड्रा का बूम टूटने से बचा सकता है ये कैपेसिटी। अदरवाइज अगर स्लिंग पे ही तो हमारा सारा लोड है, स्लिंग का कैपेसिटी आपने घटा दिया और आपके दिन है हम उठा लेंगे, तो वो चीज नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए स्लाइड के लिए ये ध्यान से लोग आप लोग चेक करना है नंबर ऑफ फॉल के हिसाब से कैपेसिटी, उसके बाद है यस बूम लेंथ, ये सब कुछ आपको देखना है। पहले आपको पता करना है फॉल के कैपेसिटी या नहीं बन रहा है, तब आपको देख कैपेसिटी क्या बन, इन सब के अलावा सब चीजें अभी के टाइम में आप एसएलआई में जा, एसएलआई में आप एसएलआई ये इस टाइप का एक एसएलआई का फोटो में लगाया हूँ। देखो एसएलआई में चीजें क्या क्या होता है, ये देखो इसमें दिखा रहा है लोड, ये फर्स्ट में लोड क्या है, इसमें अभी 0 ये जिस एसएलआई का फोटो है उसमें लोड नहीं उठाया है। इसमें सेफ वो लोड कितना आ रहा है 2.4 टन, ये जहां पे भी है 2.4 टन का कैपेसिटी इसका बन रहा है। इसका एंगल कितना है और रेडियस कितना है, ठीक है। तो देखो ये एंगल है ना 6 डिग्री का एंगल पे है, और देखो इसका रेडियस कितना बन रहा है 7 मीटर, ठीक है। एंगल इतना है और रेडियस इतना है। फॉल कितना है, फॉल इसमें है 4, एफ एल लिखा है ना, देखो ये फॉल्स लिखा है 4 फॉल। जैसे अभी ये देखिए ये है ना 1 2 3 4, तो जो हमारा एसएलआई होता है उसमें भी आपका फॉल दिखाता है कि कितना फॉल है। बूम लेंथ कितना दिखा रहा है 9.8 मीटर, ये देखो इसका वो सब लिखा है कि किस में दिखा रहा है। हमने 2.4 टन क्यों बोला, ये केजी में भी तो हो सकता है। टन इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें लोड चार्ट के ऊपर ये टी दिख रहा है, इधर इधर भी लोड का दिख रहा है कैपेसिटी टी, ये एंगल और रेडियस दिखा रहा है मीटर, और इधर बूम लेंथ मीटर, ये 9.8 मीटर है। और ये मोड उसका पासवर्ड है, जो अभी ये कैलिब्रेशन या उसका होता है तो इसमें पासवर्ड सेट करना पड़ता है उसके हिसाब से। अब ये देखिए किनारे किनारे क्या है, अगर कोई भी ऑपरेटर मान लो बाईपास दिया, बाईपास करने की कैपेसिटी से ज्यादा नहीं उठाएगा तो बाईपास करेगा, तो इसमें आपका एक रेड लाइट जलेगा। तो जब आप लोग जाके चेक करते हो एसएलआई, तो ये चीज देखना है कि इसमें आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, इसमें होगा एंगल का तो आपका चलेगा, वॉइस तो ब्रेक अक्सर हो रहा है। ठीक लिफ्टिंग है। बूम इसमें शो करेगा और वेट इसमें शो, अगर ओवरलोड होगा तो इसमें आपको शो करेगा। इसके अलावा ये देखो जो हम लोग बफर की बात कर रहे थे ना, ये बफर दिखा रहा है, ये देखिए हमने 57% बोला था ना, तो 57% 50 से ज्यादा और 60 से कम, यहाँ पे हमारा है कांटा, मतलब सेफ लिफ्टिंग है। देखिए इसमें दिया भी है ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये लाइट ग्रीन है, ये डार्क ग्रीन है। 90% पे गए तो देखिए लाइट, अभी लाइट ये आप उस क्या है मतलब 90% गए तो अनसेफ हो गए, 100% गए तो एकदम पूरा आपको अनसेफ हो गए। तो यही बफर है, जब हम आपको लिफ्टिंग प्लान दिखाए थे तो उसमें बफर एक था 57%। तो देखिए इसमें बफर दिखा रहा है ना कि आप देखिए 10% उठा रहे हैं, ये कहने का मतलब है जितना कैपेसिटी बन रहा है उसका परसेंटेज है। कैपेसिटी 10 टन बन रहा है, आप 7 टन लोड उठाए, मतलब 70% उठाए हैं। कैपेसिटी 10 टन बन रहा है, आपने 80 टन माल उठा लिया है, मतलब 80% आपका बफर हो गया है। कैपेसिटी 10 टन बन रहा है, आपने 9 टन उठाया है तो 90% हो गया है। कैपेसिटी 10 टन बन रहा है और 10 ही टन आपने माल उठाया है तो 100%, यानी कि आप अनसेफ कर रहे हैं।
आपको पूरा उतना जाना नहीं है। ये 80% देखिए ग्रीन लाइट दिखा रहा है कि 80% से ऊपर चले गए तो आप अनसेफ में चले गए। कम से कम 20% आपको एरर ऑफ मार्जिन लेके चलना होता है। ठीक है, अभी अलग अलग कंपनी का अलग अलग एएसएलआई है। एक एएसएलआई दिखा के मैं आपको ये समझा नहीं सकता कि कैसे कैसे एएसएलआई में क्या क्या होता है, लेकिन ये ऑलरेडी उस पर मेंशन होता है। जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो चीजें आपको उसमें दिख जाएगी। ये एक सैंपल के लिए लोड चार्ट लगा रखा है। लोड चार्ट के लिए इसमें देखिए ये वाली जो लाइन है इसमें ऑलरेडी दिखा रखा है, ये रेडियस है, ये हमारा बूम लेंथ है, ये हमारा रेडियस है, ये बूम लेंथ है। 16.1 मीटर बूम लेंथ में अगर हम 10 मीटर रेडियस में देखेंगे तो 48.1 टन का कैपेसिटी बनेगा। अब इसमें एक लोग ने सवाल पूछा था कि काउंटर वेट कहाँ से, तो ये देखिए 14.5 काउंटर वेट, 14.5 काउंटर वेट जब हम लोग लगा देंगे, 10 मीटर रेडियस रहेगा, 16 मीटर हम लोग बूम खोल देंगे तो 48.1 टन कैपेसिटी बनेगा। अब ये पोजीशन मैं ले रहा हूं कि जब हमारे साइड पे 80 टन का गडर है, 80 टन के गडर में 2 क्रेन लगी है तो 40 टन आया, और हमारा 10 मीटर पे 48 बन रहा है, तो क्या हम लोग 14.5 टन काउंटर वेट लगा के उठा सकते हैं ना आई गडर? आपको यही चीज डिटरमाइन यहाँ से करना है कि हाँ हमारा कैपेसिटी हमको इतना चाहिए, कितना हमारा बूम लेंथ होगा। अगर 16 मीटर अभी हमारा हाइट तो उससे ज्यादा आ रहा था तो हमको हाइट 26 खोलना पड़ेगा। तो ये देखिए हमने 26 मीटर हमारा 26.5, तो देखिए इसमें 61 बन रहा है, इसमें 57 बन रहा है, इसमें 50 बन रहा है। सब में रेडियस सेम है और हाइट भी सेम है, काउंटर वेट भी सेम है। ये तीनों में अलग अलग कैपेसिटी क्यों बन रहा है, कोई बता सकता है? आप ये लोग देख 61.1, 57.6 और 50.8, जबकि आप देखेंगे तो आपका देखिए बूम का हाइट जो बूम लेंथ है सेम है, रेडियस देखेंगे रेडियस है, तो ये अलग अलग क्यों बन रहा है बताइए? कोई भी है जो जानता है लोड चार्ट देखा हो पहले, वो बताए। बूम मीटर हाँ, सर, किसने नितिन बताया है? क्वेश्चन अच्छा नितिन जी, आपने एकदम सही बताया है। जब हमने आपको लिफ्टिंग प्लान दिखाया था तो उसमें ये चीज बताया था T1 T2 T3। हालांकि वो लिफ्टिंग प्लान में हमारा बताने का यही मकसद था। जब आप लोड चार्ट देखेंगे ना तो देखिए अगर आपने बूम बूम खोला है यहाँ पे हमारा 10 मीटर में, सबसे ज्यादा कैपेसिटी कब बनेगा? जब आप एक लास्ट वाले ही बूम को फुल खोल लेंगे ना, एक ही बूम को फुल खोलना, बेसिक बूम प्लस ये आप जब खोल लेंगे तो 92 मतलब कि पूरा खोल लेंगे, तब आपका कैपेसिटी 61 टन का हो जाएगा। कहीं गलती से आपने ये और ये लास्ट वाला खोला ही नहीं, दो कितना 6 नंबर नहीं खोला, 5 नंबर आधा खोल दिया, 4 नंबर आधा खोल दिया, तब आपका कैपेसिटी कितना रह जाएगा? 57 टन। लेकिन उसके अलावा अगर आपने लास्ट के 3 नहीं खोला, शुरू के जो एक छोड़ के दूसरा और तीसरा खोल दिया, दूसरा और तीसरा खोल दिया आधा आधा, तब जब आपका कैपेसिटी है 50 टन। इसीलिए टेलीस्कोपिक लेग का लिखना बहुत जरूरी। आप कौन कौन से क्या खोल रहे हैं, ये एरर कौन करता है? जल्दीबाजी के चक्कर में गलती करता है हमारा ऑपरेटर, क्योंकि जो बाहर के T6 और T5 सबसे आसान से खुलने वाले हमारे आउटरिगर वो टेलीस्कोपिक है। सबसे पहले कोई खोलेगा तो फटाफट इसी को निकालता है, T6 को। तो अगर T6 को 100% निकाल के करेगा तो ये हो गया इसका कैपेसिटी, फिर इसके बाद से ये निकाल के, तो ये सब कंडीशन होता है साइड पे जो कि हम लोग को देखना पड़ता है लोड चार्ट में। एक चीज और इसमें देखिए, आप लोग को लिख के ऊपर लिख रहा है कि आउट ट्रिगर 100% एक्सटेंड होना चाहिए। इसमें लिख रहा है आपको इधर, ये हमारा जो लोड चार्ट है जिस क्रेन का मैं देख रहा हूँ उसका आउट ट्रिगर अगर 500 mm कम खोला है ना तो ये कैपेसिटी नहीं काम करेगा और क्रेन का ओवर टर्निंग होने टॉपल होने का चांस बढ़ जाएगा। लोड चार्ट देखना, एसएलआई देखना, लिफ्टिंग प्लान बनाना, ये तीनों चीज एक बहुत बड़ा वाइड रेंज का है, तो इसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता। हम जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रहे हैं। अभी यह हमारा सब कुछ आपने सही सही किया, कभी कभी इंसिडेंट हो जाता है आपके सिग्नल मैन के वजह से। हम सिग्नल मैन इंटरनल है 715,
16715 इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का 16715 जो आप है, इसका कोड है। इस कोड में ये चीज का जिक्र करता है कि कैसे कैसे हमें सिग्नल देना है लिफ्टिंग और इरेक्शन के लिए। और ये जो लिफ्टिंग का सिग्नल है वो पूरे वर्ल्ड वाइड है, ना कि केवल हमारे इंडिया में है, ऐसा नहीं है। अगर हमने होस्ट के लिए ये इशारा कर रहा हूँ, ऊपर उंगली करके राउंड कर रहा हूँ, तो ये पूरे कंट्री में, इवन किसी दूसरे देश में जाइए, गल्फ में चाहिए, बाहर जाइए, तो इसका मतलब ही है होस्ट करना, इसका मतलब ही है लोअर करना, इसका मतलब ही है बूम रेज करना, इसका मतलब बूम डाउन करना, इसका मूव स्लोली करना, स्विंग करना, इसके मतलब है रेज करना और उसका लोड को लोअर करना। ये सब चीज इंटरनेशनल। तो क्रेन ऑपरेटर, लिफ्टिंग इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर, रिगर्स और सिग्नल मैन, ये 4-5 जो लोग हैं, इनको सिग्नलिंग का जानकारी होना बहुत जरूरी है साइड पे। ठीक है, अभी हम लोग कुछ लीगल रेफरेंस देख लेते हैं। क्या कनेक्शन चला गया क्या? खान साहब दिख रहा है दिख रहा है। अभी जो हम लोगों ने ऊपर जो भी यहाँ पे डिस्कशन किया है या फिर हम लोगों ने जो देखा है, उसके पीछे लोड टेस्ट और टीपीआई का रेफरेंस कहाँ दे रखा है, लीगल रेफरेंस में पूछ रहा हूँ। BSOW 1998 का जब शेड्यूल 1 खोलोगे तो कैसे लोड टेस्ट करवाना है और कितने महीने पर टीपीआई करवाना है, वो उस पर मेंशन है। शेड्यूल 1 रूल नंबर 56 है, 71 है और 72, ये लीगल रेफरेंस है। दूसरा, कोई भी रोप जो इसका टर्मिनेट और जो वाइंडिंग ड्रॉम में हम लोग अभी डिस्कस किए ऊपर ना, 3 रोल बचा होना चाहिए। ये मैं अपने से तो डिसाइड नहीं कर लिया कि 3 ही रोल बचा होना चाहिए। आप तो ये भी पूछ सकते हैं 3 ही क्यों, 5 रोल बचा रहेगा तो और सेफ रहेगा, जितना ज्यादा रोल रहेगा उतना ज्यादा सेफ रहेगा। लेकिन इसका ये BSOW 1998 रूल्स 55 बी का 2 ये बोलता है कि 3 जो है उसमें राउंड बचे होने चाहिए किसी भी वायर ड्रम में, जैसे गेंट्री का ड्रम है उसमें, या फिर हमारा हाइड्रा का है या क्रेन का है, किसी भी ड्रम में 3 से कम नहीं होने चाहिए। ASLI क्रेन में होना चाहिए, इसका जिक्र कहाँ है? BSOW 1998 रूल्स 57। क्रेन के सेफ ऑपरेशन के लिए एक कोड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, IS कोड है 13367 1992 का। वायर स्लिंग का SWL लास्ट ट्रेनिंग में किसी ने पूछा था, मेरे से शायद गलती से 2762 निकल गया था, क्योंकि दोनों उसी के लिए है। तो वायर स्लिंग का जो SWL का जो फॉर्मूला है वो IS कोड 2762 2009 क्लॉज नंबर 4.3 एंड 4.3 एंड 5.3 में अवेलेबल है। वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं, ब्रेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से SWL फाइंड होता है और उसी के हिसाब से हमारा थंब रूल बन गया है डाया इंटू 8। क्लियर है? लास्ट में ट्रेनिंग में किसी ने पूछा था ये ब्रेकिंग ब्रेकिंग हाँ, अभी देखिए ब्रेकिंग वैल्यू ऑफ वायर स्लिंग। जब भी आप सेफ वर्किंग लोड वायर स्लिंग का निकालने जाएंगे ना, तो आपको ब्रेकिंग वैल्यू होना चाहिए उसमें फॉर्मूले में जो दे रखा है। तो ब्रेकिंग वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगा? IS 2266 जब खोलेंगे तो वहां पे वायर स्लिंग का ब्रेकिंग वैल्यू दिया रहेगा कोर के हिसाब से। कोई भी स्लिंग डिसगार्ड हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने बोला था, जितना भी हम लोग ट्रेनिंग में डिस्कशन किए थे कि रोप को हटा देना है, नहीं यूज करना है, रिजेक्ट कर देना है, तो वो सारी चीजें हमने अपने से नहीं बोला था। वो ऑलरेडी IS 2762 2009 शेड्यूल C और BSOW एक्ट 1998 रूल्स 71C में मेंशन है वहां पे कि कैसे हम लोग को रिजेक्ट, किस क्राइटेरिया पर रिजेक्ट कर सकते हैं। यूनिट वेट, जब हम लोग हेवी लिफ्टिंग करते हैं, जैसे मान लो एक क्यूब ब्लॉक है, क्यूब ब्लॉक है 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर विड्थ है, 1 मीटर डेप्थ है, माने 1 × 1 तो जो हमारे एग्जीक्यूशन और सिविल टीम है वो तो अच्छा से निकालना जानती है कि हमारा यूनिट वेट क्या होता है। तो किसी भी चीज का, चाहे सोयल हो, मटेरियल हो, ISMB हो, चैनल हो, एंगल हो, सबका यूनिट वेट आपको मिलेगा IS 875 1987 में। ये IS कोड है। आप वहां पे जाएंगे तो आपको सोयल वेट देगा यूनिट। जैसे 1 MQ आपके पास वो सोयल है, तो 1 MQ सोयल का वेट होता है 1.6 टन। तो ये मैं अपने से भी नहीं बोल रहा हूँ, ये IS कोड में उधर भी लिखा हुआ है, और आप सच में उसका वेट करेंगे ना तो उतना ही आएगा। कंक्रीट है, कंक्रीट अगर प्लेन है बिना बिना सरिये का है तो 2.4 टन। ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। आप लोग को चाहिए तो ये चीज वहां से आप डाउनलोड करके रेफरेंस लेके पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है और कितना शीट है? जी। अभी आज का ट्रेनिंग सर हमारा यहाँ पे खत्म हुआ।
कुछ क्योंकि रिव्यू है तो सर आप 4 बजे बताइए, और मेरा किसी 4 बजे अजूर वाला रिव्यू मीटिंग प्लान किया है। हेलो। हाँ हाँ जी। अभी सर चलेगा। एक चीज और देख लीजिए, जो बड़ी क्रेन होती है ना, क्रेन का जो लॉकिंग होता है ना, इस टाइप से होता है। तो उसमें आप लोग जब उसमें नंबर ऑफ फॉल बढ़ाता या घटाता है ना, तब लास्ट में उसको लॉकिंग का जरूरत पड़ता है। और सारी बड़ी क्रेनों में लॉकिंग का यही अरेंजमेंट दिया रहता है, इस टाइप का दिया रहता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें कि लॉकिंग इस हिसाब से होना चाहिए। इधर से हमारा डेड एंड आया, तो वो लाइव एंड आया, लाइव एंड से होकर डेड इधर निकला। तो ये हमारा देखिए, ये बाहर की साइड से जो हमारा लाइव एंड है, वो हमारा स्ट्रेट होना चाहिए। ये वाले पोर्शन में देखिए, ये हमारा लाइव एंड आ रहा है, स्ट्रेट पोर्शन में है, यहाँ पे जाके खत्म हुआ। खत्म होने के बाद आप या तो ऐसे क्लैंप कर दीजिए, नहीं तो उसी को घुमा के ऐसे क्लैंप कर दीजिए, या फिर उसमें एक्स्ट्रा जोड़ के तब आप क्लैंप कर लीजिए। लेकिन ये हमेशा घुसेगा अंदर से लाइव एंड से। ये हमारे क्रेन ऑपरेटर गलती करते हैं, इस ये वाले को हमारे इधर से घुसा के इधर निकाल देते हैं। ये ग्रिपिंग उसका कमजोर है, वीक पॉइंट है। कभी भी हमारा जो भी लाइव एंड आएगा वो स्ट्रेट में आएगा, स्ट्रेट से होकर बाहर की साइड निकलेगा स्ट्रेट। ये देखिए जो हमारा है ना, ये ब्लॉक ब्लॉक में जो लाइव एंड है वो स्ट्रेट साइड आना चाहिए, स्ट्रेट साइड से आकर बाहर निकलना चाहिए। ना कि आप इधर से लाइव एंड लाके इधर निकाल दीजिए, ये रॉन्ग पोजिशन है। ठीक है सर, नेक्स्ट चालू करिए। ठीक है, आपको हो गया, मीटिंग हो गया। हाँ सर। ठीक है, फिर क्लोज करेंगे फिर हम लोग। नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट वेनसडे। नेक्स्ट वेडनेसडे मैं टॉपिक शेयर करूंगा। अगर किसी का ऐसे एटीपीएल की तरफ से कुछ रहेगा तो आप बताइए, नहीं तो हम डिसाइड करते हैं साइट के हाँ, जरूरत। मैं अभी अजूर अजूर प्रोजेक्ट से एक टॉपिक फाइनल करता हूँ। नेक्स्ट वेनसडे हम दोबारा मिलेंगे फिर। ठीक है। तो नेक्स्ट वेडनेसडे आप शेयर करिए, ट्रेनिंग अरूर वाले ही करेंगे, हम लोग वहां पे ऐड होते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, डन था। ठीक है, ओके। ओके, थैंक्स टू ऑल। थैंक यू। हेलो। थैंक यू सर।